सभी दर्शकों को तथा सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमन। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एक प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात करेंगे दोबारा, जिसका नाम है वेबिनार एटिकेट्स एंड की रूल्स टू फॉलो ड्यूरिंग द वेबिनार। तो सबसे पहले ये वेबिनार है क्या? वेबिनार शिष्टाचार से बात करने से पहले हम बात करते हैं वेबिनार क्या है। वेबिनार एक मीटिंग है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर की जाती है। जैसे हम एक सेमिनार कराते हैं, संगोष्ठी कराते हैं, तो वही एक यदि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उसको कराया जाए तो वेबिनार वो कहलाता है। वेबिनार नथिंग इज मोर देन ए मीटिंग दैट टेक्स प्लेस ऑनलाइन। मैंने देखा कि जो लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन ने हमारा बचाव तो किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से हम पिछड़ रहे हैं। सभी संस्थान बंद हैं, सभी औद्योगिक संस्थान बंद हैं, सभी कॉलेजेस बंद हैं, सभी ऑफिसेज बंद हैं। हम कहीं ना कहीं कोरोना से तो बच गए, लेकिन आर्थिक संकट गहरा रहा है। क्योंकि अभी कोरोना की कोई ऐसी दवाई, ऐसी वैक्सीन तैयार नहीं की गई है जिसको इसको रोका जा सके। ऐसी स्थिति में हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमें कुछ सावधानियां बरत कर आगे बढ़ना होगा। उस सावधानी में एक सामाजिक दूरी भी है। उस सामाजिक दूरी को हमें अपनाकर आगे बढ़ना है और अपने देश की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको सुचारू करना है, उसको आगे बढ़ाना है। ऐसी स्थिति में सभी संस्थानों के द्वारा या विद्यालय महाविद्यालयों के द्वारा या ऑफिस के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस और वेबिनार का प्रयोग किया जा रहा है। इन वेबिनार्स और संगोष्ठी के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है, कार्य को आगे एक रूप दिया जा रहा है। मैं भी अनेक वेबिनार्स में और वीडियो कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित हुआ। कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसेस और कुछ वेबिनार्स ऐसे थे जिसमें हमारे देश के अनेक महान शिक्षाविदों ने भी प्रतिभाग किया, अनेक गणमान्य जन भी वहाँ पर उपस्थित हुए। लेकिन जैसे मैं निरंतर ये देख रहा हूँ जो वेबिनार में उपस्थित रहने के बाद कि कुछ वहाँ पर ऐसी गलतियाँ की जा रही हैं जिससे कि जो प्रतिभागी हैं, तो जो वो सोच कर आए थे कि उनको कुछ मिलने वाला है, वो कहीं ना कहीं उसके प्रति नकारात्मकता प्रदर्शित कर रहे हैं। और ये नकारात्मकता हम फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के माध्यम से भी देख सकते हैं। किस प्रकार से ऑनलाइन मीटिंग्स, वेबिनार्स या वीडियो लेक्चर्स का विरोध अनेक लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो उसका एक बड़ा कारण यही है कि कहीं ना कहीं जो गलतियां हुई हैं वो हम वो चीज़ देने में, वो कंटेंट देने में फेल हो गए जो हमें देना था। तो ऐसे एक वेबिनार में भी मैं उपस्थित हुआ, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसमें काफ़ी बड़ी गलतियाँ मुझे देखने मिली। मेरा किसी को क्रिटिसाइज़ करने का उद्देश्य नहीं है, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा देश, हमारे राष्ट्र में वेबिनार का प्रचलन उतना ज़्यादा नहीं था। हम उतने ज़्यादा इसको कार्यान्वयन इसको हम वेबिनार के माध्यम से नहीं करते थे। ये वीडियो कॉन्फ्रेंस उतने ज़्यादा प्रभावी हमारे देश में नहीं थी। और ऐसे में लॉकडाउन में अचानक ये वीडियो कॉन्फ्रेंस ला देना या वेबिनार ला देना अपने आप में एक हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, परंतु कुछ गलतियाँ हमारे द्वारा की जा रही हैं जिससे कि रुचिपूर्ण होने के बजाय वह अरुचिपूर्ण बनकर कहीं ना कहीं उससे लोग दूरी बनाने लगे। तो ऐसा ना हो, क्योंकि ये एक अच्छा साधन है और इसके प्रयोग के द्वारा हम काफ़ी आसानी से अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इसी के विषय में मैं आपसे आज बात करने जा रहा हूँ। तो पहले कुछ सावधानियाँ जो प्रेजेंटर्स हैं उनके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले एक ऐसे हेडसेट का प्रयोग करें जिसमें इनबिल्ट माइक्रोफोन हो, ताकि चूँकि जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे होते हैं, जब हम बोल रहे होते हैं, तो वहाँ पर कुछ बैकग्राउंड साउंड आती हैं जिससे कि वो हमारी बात दूसरे तक नहीं पहुँच पाती। तो जो इनबिल्ट माइक्रोफोन होता है वो उसको कहीं ना कहीं इको के रूप में परिवर्तित कर देता है और हमारी आवाज़ जो है वो स्पष्ट रूप से वहाँ तक पहुँच पाती है जिनको हम पहुँचाना चाहते हैं। दूसरा, जब बात अगर यदि नहीं कर रहे हैं, आपको अपने विचार नहीं रखने हैं, तो जो माइक है उसको म्यूट कर दें। अभी मैंने ये देखा कई वेबिनार के अंदर कि बीच बीच में अनेक लोग एक साथ बोलने लगे, जिसकी वजह से काफ़ी व्यवधान पैदा हुआ। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आप अपना वेबकैम और
जो आपका माइक है, यदि आप उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो आप उसको बंद रखें। ये मैं प्रेजेंटर्स के लिए बोल रहा हूँ। साथ ही साथ ऐसा स्थान चुनें जहाँ पर खिड़की ना हो, क्योंकि यदि अब खिड़की होती है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो लाइट होती है उस खिड़की की, जो विंडो की जो लाइट होती है वो आपको प्रभावित करती है, वो दर्शकों के प्रति के लिए भी व्यवधान पैदा करती है। तो इससे बचें। एक शांतिपूर्ण वातावरण चुनें जहाँ पर किसी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा ना हो। सॉफ्टवेयर, जो भी आप सॉफ्टवेयर प्रयोग करने के लिए जा रहे हैं, तो वेबिनार प्रारंभ करने से पहले 30 मिनट पहले कम से कम उसको एक बार चेक कर लें कि सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि वो नहीं कर रहा है तो उसको पहले से ही टेक्निकल एक्सपर्ट के द्वारा उसको दिखा लें, ताकि एक बार प्रोग्राम शुरू होने के बाद में किसी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा ना हो। बीच बीच में गायब हो जाते हैं, आवाज़ नहीं आती है, और जो व्यूअर्स होते हैं, जो पार्टिसिपेंट होते हैं, जितने शुरू में होते हैं वो बीच बीच में छोड़कर जाने लगते हैं। तो उसका एक बड़ा कारण यही है कि टेक्नोलॉजी को हम पहले से चेक नहीं करते। इसके साथ ही साथ स्लाइड्स का प्रयोग नहीं करें। स्लाइड्स का प्रयोग ज़्यादा करना से हमें लाभ नहीं होता, उसके बजाय हम ग्राफिक्स का प्रयोग कर सकते हैं। स्लाइड रीडिंग की बजाय हम ग्राफिक्स का प्रयोग कर सकते हैं। और जो भी, चूँकि आप प्रेजेंटर हैं तो कुछ लोगों के प्रश्न हो सकते हैं, या आप अपने कुछ प्रश्नों को उनसे पूछ सकते हैं। तो कोई भी प्रश्न यदि आप पूछने जा रहे हैं तो उसको दोहराएं, ताकि हर किसी व्यक्ति को वो प्रश्न आसानी से सुनाई दे सकें। तो इसका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न यदि हमने नहीं सुने, नहीं दोहराए, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को प्रश्न समझ में ना आए। साथ ही साथ ये देख लें कि जो हम कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जो हम वेबिनार करने वाले हैं, उसके बारे में हर किसी को एडवांस में पता चल गया है, नहीं चल गया है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। पहला रिमाइंडर 5 दिन पहले दें, दूसरा रिमाइंडर 1 दिन पहले दें, तीसरा रिमाइंडर 1 घंटे पहले दें, ताकि सभी लोग अलर्ट हो सकें। यदि आप ज़रूरी हो, यदि संभव हो, तो कर सकते हैं कि एक दिन पहले इसको एक ड्राई रन दे सकते हैं, और इसमें ज़्यादा कोई औपचारिकता करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हम एक व्यक्ति के साथ जोड़कर ये देख सकते हैं कि टेक्निकल साइड हमारी ठीक कार्य कर रही है, नहीं कर रही है। और यदि आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यदि आप प्रेजेंटर हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप एक ऐसे व्यक्ति को नामित कर दें जो कि ऑडियंस के जो भी प्रश्न हैं उसको वो लिखते रहें, ताकि आप उसको अच्छे से जवाब दे सकें। ये भी आप कर सकते हैं। 10 या 15 मिनट पहले डबल चेक कर लें और ये देख लें कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें आगे बढ़ना है और ये देखना है कि जो कॉन्फ्रेंस रूम है, जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग हम कर रहे हैं, तो उसमें सभी लोग जो पार्टिसिपेंट हमारे थे वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। दूसरा, यदि आप स्पीकर हैं या प्रेजेंटर हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं ऑडियंस के सामने, तो उसको ध्यान में रखकर अपना बात को रखें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी ऑडियंस क्या है। उसके लिए आप एक दिन पहले एडमिनिस्ट्रेटर के साथ मीटिंग भी कर सकते हैं, एक दिन पहले उसको देख सकते हैं। पूरी प्रेजेंटेशन करने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा फैमिलियर उसके साथ में वो लोग हो जाएं। इसके लिए आप पहले से सॉफ्टवेयर के साथ भी फैमिलियर हो सकते हैं, और जो भी आप उसके बात कर रहे हैं वो एज ए फॉर्मेलिटी के रूप में एक दिन पहले एडमिनिस्ट्रेटर के साथ शेयर कर लें। तो यदि आप इफ़ यू आर डिलीवरिंग अ वेबिनार, डिसाइड एडवांस वेदर और नॉट यू वांट टू ऑडियंस टू सी यू। एक दिन पहले ये देख लें कि किन किन को आप वहाँ पर देखना चाहते हैं, किन किन को आप वहाँ पर सम्मिलित नहीं करना चाहते हैं। इस बात का भी एक बार पुनः संज्ञान ले लें, इसको भी आप निर्धारित कर लें। इसके बाद बात आती है कि जो समय सीमा है, उस समय सीमा का आपको बहुत ध्यान रखना है। जितना समय, एक मैंने अभी देखा, एक ब्रोशर में पढ़ रहा था, तो उस ब्रोशर में, वेबिनार का ब्रोशर था, उसमें इतने सारे लोगों के नाम, इतने ज़्यादा लोगों के नाम दे रखे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई समय सीमा नहीं लिखी गई। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि हमारे ज़्यादा पार्टिसिपेंट हैं, या जो हमारे एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स हैं वो कितने हैं, तो उनके लिए एक समय सीमा पहले से निर्धारित कर दें। तो जो भी आपका वेबिनार ब्रोशर है, उस ब्रोशर में भी उसको बता दें, और जो भी आपकी ऑडियंस है, जो पार्टिसिपेंट हैं, उसके बारे में उनको आप बताएं। जो कीनोट स्पीकर्स हैं उनको भी आप उसके बारे में बताएं कि आपकी समय सीमा कितनी रहेगी, ताकि वो भी उसी हिसाब से अपने आप को प्रस्तुत कर सकें। अपना वेबकैम और माइक ऑफ रखें जो पार्टिसिपेंट हैं। तो यदि आप अटेंडीज़ हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आपको समय पर, जो समय निर्धारित किया गया है, उस समय निर्धारित समय पर ही आपको उपस्थित रहना है। दूसरा, आप अटेंडीज़ हैं चूँकि, तो आपको अपना वेबकैम और माइक ऑफ रखना है।
तीसरा, बीच में नहीं बोलना है। आप अपने अवसर की प्रतीक्षा करें, वेट फॉर योर टर्न। तो जब आप अपने अवसर की प्रतीक्षा करेंगे तो आप ध्यान से सुनेंगे भी, और बीच में यदि आप बाधा उत्पन्न करते हैं तो आप ना तो सुन पाएंगे, ना ही अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकेंगे। अगली बात अटेंडीज़ के लिए यह है कि जो चैट ऑप्शन है उस चैट ऑप्शन का ही प्रयोग करें, और वो चैट ऑप्शन आपके व्यक्तिगत बात करने के लिए नहीं है। द चैट इज़ नॉट फॉर वाटर कूलर कन्वर्सेशन। ये आपके विचारों के लिए है, तो यदि आवश्यक हो तभी उसका प्रयोग करें चैट बॉक्स का। यदि चैट बॉक्स नहीं है तो आप अपने पास एक नोट पैड रख सकते हैं, वहाँ पर आप उसको जो भी आप पूछना चाह रहे हैं, जो भी बात करनी है, एक रेजिंग हैंड का ऑप्शन आता है, वहाँ पर आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। या आप अपनी बात को बाद में जब क्वेश्चन आंसर सेशन चलेगा तो वहाँ पर आप उसको पूछ सकते हैं। अटेंडीज़ को ये भी ध्यान रखना है कि वो स्वयं को प्रमोट ना करे, स्वयं को प्रमोट ना करे जब तक कि उसको कहा ना जाए। तो इस बात का एक विशेष ध्यान रखना है जो अटेंडीज़ हैं। यदि छोटी मीटिंग्स हम कर रहे हैं, शॉर्ट मीटिंग्स हम कर रहे हैं, ज़्यादा लोग उसके अंदर सम्मिलित नहीं हैं, तो उस मीटिंग्स का एजेंडा क्या है ये स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर एजेंडा होना चाहिए, क्योंकि अनक्लियर एजेंडा विल किल यू, क्लियर मीटिंग एंड फ्रस्ट्रेट द पीपल। तो इस बात का ध्यान रखना है कि यदि हमारी जो एक शॉर्ट मीटिंग है, छोटी मीटिंग्स हैं, तो उसमें हमारा स्पष्ट एजेंडा होना चाहिए। साथ ही साथ चूँकि छोटी मीटिंग है तो सभी को आमंत्रित कर सकते हैं, सभी के वेब कैम को प्रयोग करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं कि सभी लोग अपने वेब कैम का प्रयोग करें। बाधा उत्पन्न करने वाले जो भी साधन हैं उनको वहाँ से हटा दें ताकि किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बीच में व्यवधान पैदा करते हैं। अभी मैं देख रहा था एक वेबिनार में मैं उपस्थित था, तो मैंने वहाँ पर ये देखा कि एक मैडम थी, वो लगातार बीच बीच में उठकर जा रही थी, तो पूरी वेबिनार मैंने उसमें सुना, प्रतिभाग किया, लेकिन वो मैडम मुश्किल से 5 मिनट के लिए ही बैठी होंगी। तो ऐसे कितना ज़्यादा उनका गलत इंप्रेशन सभी दर्शकों के सामने पड़ रहा है, इस बात से वो थोड़ा भूल गई। एक सज्जन थे, एक बहुत बड़े शिक्षाविद थे, तो जब उन्होंने अपनी बात शुरू की तो उन्होंने बहुत अधिक समय लिया ताकि बीच बीच में और लोगों ने भी बीच में अपना माइक खोलकर बोलना शुरू कर दिया। तो इस बात का बहुत बड़ा ध्यान रखना है, ऐसी गलती नहीं करनी है। इसके बाद जो भी आपका शेयरिंग ऑप्शन है, जो भी आप ऐप यूज़ करने वाले हैं, जो भी स्क्रीन आप शेयर करने वाले हैं, जो भी प्रेजेंटेशन आप शेयर करने वाले हैं, उसके प्रति फैमिलियर हो जाएं। और चूँकि सुरक्षा की दृष्टि से जूम ऐप को अच्छा नहीं माना जा रहा है, इसकी जगह आप गूगल मीट प्रयोग कर सकते हैं, और इसके अतिरिक्त भी अन्य ऐप है जिनका प्रयोग आप वेबिनार के लिए, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप इसके प्रति फैमिलियर होंगे, आप मैंने देखा कि कुछ शिकायतें ये भी मिलती हैं कि हमने एक मैसेज भेज दिया, एक रिमाइंडर, जैसे मैंने बताया कि एक 8 दिन पहले या 5 दिन पहले हमने भेजा, 1 दिन पहले भेजा, 1 घंटे पहले भेजा। उसके बाद भी कुछ लोग होते हैं जो कि एट द लास्ट टाइम तक वो ऐप डाउनलोड नहीं करते, तो इसका एक बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए पहले ही फैमिलियर हो जाएं, उसको चला कर देख लें, उसके बारे में यदि आपसे नहीं आता है तो राय भी ले सकते हैं एक्सपर्ट की। और आज सारे साधन यूट्यूब पर भी आपको मिल जाते हैं, आप पहले से उसके बारे में सीख सकते हैं यदि आपके अंदर सीखने की इच्छा है। साथ ही साथ वेबिनार है तो उसमें आप ये नहीं कि आप बैठे हैं लोअर टी शर्ट में तो आप उसी में सम्मिलित हो गए, या आप जहाँ पे बैठे थे परिवार के साथ, अभी मैं देख रहा था तो 3-4 परिवार लोग मेंबर एक साथ बैठे थे, वो वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं। ऐसे वेबिनार को जो कि शासन लेवल पे कराया जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी करने वाली बात है कि आप एक प्रोफेसर हैं, आप एक CEO हैं, आप एक मैनेजर हैं, और आप किस प्रकार की छवि सामने दूसरों के दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी करने वाली बात है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है। तो लुक प्रोफेशनल। अगर आप वेबिनार में आ रहे हैं, यदि आप मीटिंग्स में आ रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसेज में आ रहे हैं, तो आपका प्रोफेशनल लगना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद टाइम का ध्यान रखें कि जो समय निर्धारित है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी ये नहीं पता है, क्योंकि एक वेबिनार की होड़ सी मच गई है, हर कोई एक वेबिनार कराने के लिए लगा हुआ है, चाहे उसका कोई सकारात्मक प्रभाव की जगह नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है। तो इस बात का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो हम वेबिनार प्रयोग करने के लिए जो ऐप प्रयोग करते हैं, तो कुछ ऐप्स ऐसी हैं जो 2.5 से 3 घंटे का समय देती हैं, कुछ उससे कम का समय देती है, तो एक समय सीमा 4 घंटे तक का समय कुछ देते हैं। तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हमारा वेबिनार कितने समय सीमा के अंतर्गत समाप्त हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। तो समय से शुरू करें, समय पर ख़त्म करें, इस बात का एक विशेष ध्यान हमको रखना है। और जो भी आप शेयर करने वाले हैं, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो लिंक हो, या जो भी आपके व्यूज़ हों, उसके बारे में पहले सोच लें ताकि आप हंसी के पात्र ना बने। मैं पुनः बार बार बोल रहा हूँ,
आप वेबिनार में प्रतिभाग कर रहे हैं अच्छी जानकारी साझा करने के लिए, साथ ही साथ आप अपने आप को, चूँकि एक वीडियो कॉन्फ्रेंस है, आप एक वेबिनार है, उसमें आप ही प्रतिभाग नहीं कर रहे, और लोग भी प्रतिभाग कर रहे हैं। अनेक विद्यालय, अनेक महाविद्यालय, अनेक इंडस्ट्री एरियाज़ के लोग भी वहाँ पर शामिल हैं। वहाँ पर अगर बड़ा नेशनल सेमिनार है तो देश के विभिन्न राज्यों के लोग वहाँ पर शामिल हो रहे हैं। इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जो भी आप साझा करने जा रहे हैं उसके प्रति पहले सोच लें। यूज़ द चैट फैसिलिटी, रेजिंग हैंड, और यू मे राइट द क्वेश्चंस आंसर एंड व्हाट यू वांट टू आस्क। ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप पूछना चाह रहे हैं तो उसको पहले से लिख लें, ध्यान रखें उसे पूछते समय। हमेशा याद रखें कि बोरिंग मीटिंग के लिए आपको कोई धन्यवाद कहने वाला नहीं है। तो ये कुछ साधन हैं जिनका प्रयोग करके हम अपने वेबिनार को बहुत अधिक, या हम अपने वीडियो लेक्चर को या वीडियो कॉन्फ्रेंस को बहुत अधिक प्रभावी कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या आज ये देखने मिल रही है शिक्षकों के साथ में, कि मैं शिक्षकों की बात नहीं करूँगा एक स्पेशली, कि स्टडी का पार्ट यहाँ पर छूट रहा है। क्योंकि हमने अभी बात करी वेबिनार्स की, तो वहाँ पर जो प्रोफेशनल लोग हैं या जो हमारे मैनेजमेंट के लोग हैं या जो इनको हम जोड़ना चाहते हैं वो उनको जोड़ रहे हैं, तो ये तो उनके लिए बात थी। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस लॉकडाउन के अंतर्गत एजुकेशन सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। जो बालक है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, उसकी शिक्षा सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही है। और उस शिक्षा से बालक ही नहीं, उसके शिक्षक भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि उनके शिक्षक कक्षा में जाते थे, कक्षाओं में जाकर शिक्षण कार्य करते थे, बालक उनको लिखता था, आ जाता था। अब अचानक चूँकि स्कूल लंबे समय के लिए बंद कर दिए गए हैं, कॉलेजेस लंबे समय के लिए बंद कर दिए गए हैं, ऐसी स्थिति में वो टीचर जिसने कभी वीडियो या मल्टीमीडिया मोबाइल या सोशल साइट्स का प्रयोग ही नहीं करा, आप उससे आशा करते हैं कि वो कक्षा में एक ऑनलाइन क्लास में अच्छा प्रदर्शन करेगा, तो ये संभव नहीं है। यही कारण है कि हम अखबार के माध्यम से या समाचार चैनल के माध्यम से लगातार विरोध देख रहे हैं कि पेरेंट्स भी विरोध कर रहे हैं कि हम फीस नहीं देंगे। और ये वास्तविकता है, मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, अनेक लगभग 70% कॉलेजेस स्कूल ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन क्लासेस लगाने में असमर्थ है। इससे अच्छे तो ऑनलाइन क्लासेस वो हैं जो कि पहले से चली आ रही हैं, उनको अटेंड बालक कर सकता है। और उसका कारण एक ये है सबसे बड़ा कि हमने अपने टीचर्स को तैयार ही नहीं किया था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए। हमने ऑनलाइन क्लासेस के लिए अपने टीचर्स को तैयार ही नहीं किया था। तो जब तैयार हमने नहीं किया, जब बर्तन में होगा कुछ नहीं तो निकलेगा क्या, यही समस्या है कि पहले स्कूलों में शुरू किया प्रोग्राम, फिर बाद में उसको कंटेंट को हटा दिया गया, बीच में फिर दोबारा कंटेंट डाला, फिर हटा दिया गया। ऐसे में बालक बहुत ज़्यादा, हमारे पास फ़ोन भी आते हैं, तो बालक बहुत ज़्यादा परेशानी है कि उसको क्या काम करना है क्या नहीं करना। टीचर्स भी ऑनलाइन क्लासेस के लिए तैयार नहीं है, तो किस प्रकार से ऑनलाइन क्लासेस के लिए टीचर्स को तैयार किया जाता है, इसके लिए मैं यहाँ पर एक समाधान देना चाहूँगा कि अभी चूँकि छुट्टियाँ चल रही हैं, कार्यालय बंद है, स्कूल बंद है, और वो एक दृष्टि से सही भी है क्योंकि बालक छोटा होता है, उससे ज़्यादा इन्फेक्शन भी हो सकता है। दूसरा, इतनी ज़्यादा गैदरिंग होती है, जहाँ 40 बच्चे बैठाने थे वहाँ पर 60-70 की संख्या बैठाई जाती है, तो ऐसे में बीमारी या वायरस तेज़ी से फैल सकता है। परंतु चूँकि कॉलेजेस हैं या स्कूल हैं, वहाँ पर टीचर्स की संख्या कम है, वहाँ पर ऑफिस स्टाफ की संख्या कम है, तो वहाँ पर हम टीचर्स को बुला सकते हैं स्टूडेंट्स की बजाय, बुलाने की बजाय उसको हम लंबे समय तक स्टूडेंट को ना भी बुलाएं तब भी हमारा शिक्षण कार्य बाधित नहीं होगा। हम टीचर्स को बुलाएं और उनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराएं, वहाँ पर ही, चाहे वो ऑनलाइन करा सकते हैं या एक ट्रेनर को बुला सकते हैं, ताकि भीड़ ना रहे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वो टीचर्स को ऑनलाइन क्लासेस किस प्रकार से प्रभावी बनाई जा सकती है, क्या उसके रूल्स होते हैं, क्या उसकी टेक्नोलॉजी कैसे प्रयोग की जाती है, इसके बारे में ज्ञान दे सकें। क्योंकि क्लासरूम वहाँ पर होंगे तो एक कैमरा लगा के, क्योंकि सभी आज मल्टीमीडिया मोबाइल प्रयोग कर रहे हैं, जब घर से ऑनलाइन लेक्चर पढ़ा रहे हैं तब, तो वो वहाँ पर अटेंड लगाकर अपनी ब्लैक बोर्ड से भी पढ़ाई करा सकते हैं। और जब वो जानेंगे उसके बारे में तो अच्छे से पेरेंट्स भी उसका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन साधन बुरे नहीं होते। हम पहले से कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा चित्र प्रभावित करते हैं, बालक के मानसिक पटल पर चित्रों का, वीडियो का ज़्यादा असर रहता है, तो बालक तो और अच्छा याद करेगा। परंतु हमारे शिक्षक वो शिक्षा ही नहीं दे पा रहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो उनको देनी चाहिए। तो इसके लिए ऑनलाइन क्लास के लिए किस प्रकार से ऑनलाइन क्लास एक इफ़ेक्टिव हो सकती है, मेरा अगला कार्यक्रम स्पेशली फॉर टीचर्स रहेगा। आज मैंने वेबिनार के बारे में आपको बताया, और ये वेबिनार का प्रयोग करते समय बहुत ध्यान रखें, क्योंकि आप अपने आप को एक सेल्फ मार्केटिंग भी आप कर रहे हैं, आप अपने
विचारों को बता रहे हैं, आपके श्रोता अगर यदि आपको नहीं सुनते तो आपका एक नकारात्मक प्रभाव वहाँ पर पड़ेगा। इस बात का बहुत ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।